लोग सभी यहाँ से लगभग 20 लोग जा रहे हैं और 2 लोग जाने वाले हैं। जो एक्सपेक्टेड है उनमें 21 लोगों में से हम लोग 11 और 5 16 लोगों को रिलीव कर चुके हैं और 2 लोगों को रिलीव करना नहीं है। जब इनका आएगा संदेशा तब रिलीव करेंगे। उनमें चटर्जी मैडम और स्वाति मैडम, हाँ चटर्जी मैडम और 11 5 16 और 2 18, ठीक है ना। 3 लोग बचे हैं। इनकी रिटर्न एप्लीकेशन रात को ही इन्होंने दी कि भाई हमें 16 को रिलीव कर दीजिए, जिनमें बल्लाज सर और शुक्ला जी और टूडू सर, वो ऑफिस का सारा काम नहीं। ऐसे करके टोटल 21 हो गए और एक और एक्सपेक्टेड स्वाति मैडम का प्रमोशन आने वाला है और इनका प्रमोशन भी पानागढ़ में हो जाए इसलिए तो हार्ड में आप जाओगे तो हार्ड में भेज दिया जाएगा। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि डेफिनेटली मैं आपको एक बात बताऊँ कि सब लोग ये जो उम्र होती है ना, अभी आप में से ज़्यादातर लोग जिनकी एज 30 के आसपास है, तो ये समझ लीजिए अभी आपका बचपन ही है। आप लोग नौकरी लग गए बहुत कम उम्र में ही। एक अलग है लोग जो 28-30 में मेच्योर होने के बाद नौकरी लगते हैं, तो उनका व्यवहार एक अलग प्रकार का होता है। कार्य छोटी छोटी बातों में इमोशनल हो जाना, रो देना, किसी ने डांट दिया तो घबरा जाना, फिर किसी के बारे में बोलना, ये जब गुस्सा नहीं होते ये गुस्सा होते हैं। अब ये आप कभी पता नहीं कर पाओगे कि कौन ईश्वर में कब गुस्सा था और कब खुश था, क्योंकि ड्रामा करना सभी को आता है ना। और जो संस्था का मुखिया होता है उसे कभी कभी 24 आवर्स संस्था में तो मास्क लगा के रखना पड़ता है। कभी शब्दों का मास्क लगा के रखना पड़ता है, कभी चेहरे पे मास्क लगा के रखना पड़ता है। लेकिन वो है ना, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी में। किसी को जानना है तो एक्चुअल में क्या है उसके नेपथ्य में जाके देखना। क्लिष्ट शब्द का बोलते हैं ना, नेपथ्य का मतलब जो मंच पर दिखाई दे रहा है ना, वो सच नहीं है। कभी पर्दे के पीछे जाइए, आपको पता लगेगा कि वो इंसान अपने आप में कितना अकेला, कितना दया करने लायक और कितना संघर्षशील है ना। वो कई कहावत है कि जाके पेरन फटी बेवाई, वो क्या जाने की है ना। तो मैं तो एक भाई इसलिए कई चीज़ें देखता हूँ। मैंने जिंदगी को जितना करीब से देखा है उतना ही करीब से मैंने शायद मौत को भी देखा, और उतना ही करीब से मैंने शायद ईश्वर को, ईश्वर की शक्ति को भी महसूस किया। और डर लगता है तो केवल उसी से कि जो सबका परम पिता परमेश्वर है वो कभी हमारा बुरा नहीं चाहता। जैसे साधारण पिता अपने पागल बच्चे को भी जान से ज़्यादा प्यार करता है, तो जो इस दुनिया को चला रहा है, चाहे आप उसे अल्लाह कह दो, मसीह कह दो या ईश्वर कह दो, हम सब उसके पुत्र है और ईश्वर में हम सब एक ही पिता की संतान है। और हम सबका नाता उतना ही मजबूत है जितना एक बाप बेटे का, बहन भाई का या पति पत्नी का होता है, एक ही परिवार के सदस्य। ये एक अलग बात है कि हम लोग अलग अलग मंच पे हैं, अलग अलग भूमिका निभा रहे हैं, तो हम अलग अलग वाहन की सवारी कर रहे हैं। तो अंधेरे में अगर हमारे सगे भाई से भी हमारा वाहन टकरा जाए तो हम उसकी कॉलर पकड़ के कि कैसे चला रहा है, तो चलाना नहीं आता और हमें मालूम ही नहीं है कि टकरा ही किससे। तो भिड़ जाते हैं आपस में और शायद उसी समय लाइट जल जाती है तो पता चलता है कि तो मेरा छोटा भाई है ना। गले मिल लेते हैं, अरे बगले से चलाना नहीं आता है ना। शब्द वही रहते हैं लेकिन भाव कितने बदल जाते हैं। एक में एकदम अपनापन आ जाता है, एक में एकदम शत्रुता रहती है। तो ये सब तब तक है, ये सारा जब तक हम एक दूसरे को पहचानते हैं ना। आपको मालूम होगा एक पिता अपने बेटे को बोलते मस्ती करेगा, चलो भागम फेंक दूंगा, जान से मार दूंगा, ट्रेन के नीचे डाल दूंगा, कुएं में फेंक दूंगा, क्या क्या होगा तो क्या फेंक देता है।
है ना, तेरे को तो काट डाल। और बच्चे भी कभी कभी ड्रामा करते हैं, है ना, वो देखते हैं जैसा उसमें वीडियो गेम में चाकू मार दूंगा। बच्चे भी क्या क्या नहीं बोलते हैं, तो ये सारी चीजें क्या है, ये भी प्रेम का एक एक्चुअल रूप है, ठीक है ना। अगर आपका वास्तव में कोई आर्थिक नुकसान नहीं किया है, कोई दूसरा नुकसान नहीं, किसी भी तरह से आप देखेंगे कहीं कहीं जब आप अलग अलग स्कूल में जाएंगे ना, तो आपको अभी आपने जो यहाँ प्राचार्य देखे है ना, उसमें आपने एकदम सॉफ्ट देखा, फिर उसके बाद हार्ड देखा, सब तरह का। आपका कुछ विशेष अनुभव प्रिंसिपल के बारे में नहीं है। आप जब अलग अलग स्कूलों में जाएंगे तो सब आपके अपने अपने प्रिंसिपल कैसे, तो बात करना माहौल कैसा है। और एक बार तो बोलूँ, आप प्रिंसिपल रूम में बिना परमिशन के एक बार घुस के देखो, और एक बार नहीं, जैसे यहाँ 4 बार आ जाए तो मुझे पता भी नहीं चलता। जब सीट पे खड़ा तो देखा 2 लोग खड़े हैं, इधर देखता हूँ 2 इधर खड़े हैं, सामने देखा 2 सोफे बैठे। कभी कभी ऐसे आप वहाँ जहाँ जा रहे हैं, दिल्ली मुंबई जहाँ भी, वहाँ ऐसे प्रिंसिपल से बिना परमिशन लिए कभी इस दरवाजे से कभी उस दरवाजे से घुस करके देखना, और फिर अपना काम करवाने के लिए उनसे बोलना, फिर देखना कि व्यवहार किस तरह का है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें अनुभव होगी। और ये जो है कि आप एक्चुअल में जिस दिन हम शिक्षक बनते हैं, अपॉइंटमेंट होता है, उस दिन ये समझ लीजिए हमारे मन मस्तिष्क में एक शिक्षक का जन्म होता है और शिक्षक पैदा होता है। अभी हम बच्चे शैशवावस्था में हैं, जब आप अनुभव ले लो कि कम से कम 40 ईयर्स से पहले, 40 से पहले की जो एज है, इसमें एक अलग टाइप का जोश होता है, अलग टाइप का भाव होता है, एक अलग टाइप की चीजें होती। परिपक्वता का स्थान बड़ा कम होता है। 40 के बाद धीरे धीरे परिपक्वता आने लगती है। 45 से 50 के बीच में काफी कुछ आ जाता है। तब आप बहुत सारा अभिनय सीख जाते हैं, स्वयं मंच के एक अच्छे कलाकार बन जाते हैं। तो कब किसको कैसे ट्रीट करना है ना, ज्यादातर तो ऐसा होता है। कुछ लोग होते हैं जो आखिर तक भी नहीं सीखते, हो एक अलग बात है। तो ये सारे अनुभव है, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखना, मैं कुछ भी किसी प्रकार की कोई चीज बात बोलता हूँ, सीखता हूँ, सिखाता हूँ, उसके पीछे एक ही उद्देश्य होता है, वेलफेयर। और ओनली बच्चे का वेलफेयर, हमारे सामने जो बच्चा पढ़ रहा है उसकी जिम्मेदारी का एहसास करवाना। और ये जैसे हम लोगों में आपस में कितनी बढ़िया बॉन्डिंग है, एक दूसरे से जा रहा है तो आंखों में आंसू आ रहे हैं, हमारा इमोशन सारा आ रहा है। ये इमोशन कम से कम हम बार बार बोल भी रहे हैं, हमें तो से बहुत अच्छे में याद आएंगे, लेकिन मेरा कि एक चीज को आप एक बार प्रयोग करके देखो 2-3 साल, क्योंकि 1 साल में रिजल्ट नहीं आता। 2 से 3 साल आप प्रयोग करके देखिए कि मुझे चाहे जैसी क्लास मिले, चाहे जैसा बच्चा मिले, पहले दिन या पहले सप्ताह में ये जज कर लूँगा कि ये बच्चे मेरे लिए चैलेंज है, इनको अच्छी तरह सिखाकर पास करवाना, एटलीस्ट 33% मार्क्स लाना मेरे लिए चैलेंज हो सकता है। और उसी दिन से एक एक चीज़ नोट कीजिए उन बच्चों के बारे में, आप अपने प्रयास को नोट कीजिए, कब कब सच्चे मन से क्या प्रयास करते, ठीक वैसे ही कीजिए जैसा आप अपनी औलाद के साथ करते हैं, अपने घर परिवार के बच्चे की चिंता करते हैं। और उसके बाद अगर वो बच्चा फेल हो जाए और आपकी आंखों में आंसू न आए तो फिर बताना मुझे। और ये जो बच्चे, एक सोच के चलिए कि एक भी बच्चा क्यों फेल हो जाता है, उसका जीवन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मेरा अपना खुद का जीवन, जितना एक प्रधानमंत्री का जीवन अनमोल और कीमती है, उतना ही जीवन एक साधारण से साधारण बच्चे का, साधारण से साधारण कर्मचारी का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है। इवन हमारे इसमें प्रिंसिपल जितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट वो झाड़ू लगाने वाला और टॉयलेट साफ करने वाला भी व्यक्ति है। उसकी भी वही भाव है, वही फीलिंग से हम उसी ईश्वर के बनाए हुए वो एक समान श्रेष्ठ मानव है। तो फिर ऐसा क्यों कि हमें चिंता न हो, हमारी क्लास के 4 बच्चे, 8 बच्चे, 10 बच्चे फेल हो गए, स्कूल के करीब 20 बच्चे फेल हो गए, और उसके बाद हम चैन की नींद सो पाए और ये अधिकार पूर्वक कह पाए कि ये तो फेल ही होना था, ऐसे ही थे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये मैं ऐसा इसलिए आपको बोल रहा हूँ
क्योंकि मैंने 18 नंबर लाने वाले बच्चे को 85 मार्क्स तक 95 मार्क्स तक लाते हुए देखा है। आपको मालूम है एक बच्ची जिसने इतना शानदार भाषण आज हिंदी में दिया और इतना लंबा करीब 7 मिनट का उस लड़की ने भाषण दिया बिना कोई थोड़ा बहुत जरूर लाई थी कागज वाला, लेकिन इतने कॉन्फिडेंस के साथ वो लड़की बोली है, आपको लगता है कि वो बच्ची 11 में फेल होने लायक? दूसरा साल उसका चल रहा है, कितना उसके पिताजी को कितना दुख हुआ होगा। मतलब कहीं ना कहीं हमारी एक छोटी सी लापरवाही, गलती या नेग्लिजेंस की वजह से किसी बच्चे का जीवन बर्बाद होता है। क्योंकि हम एक यूनिट है, हम अलग अलग नहीं हैं। 12वीं में जो बच्चा फेल हुआ, 10वीं में जो फेल हुआ, 9-11 में जो फेल हुआ, उसका कारण वो सारा फेलवर है जो क्लास 1 से लेकर के फेल होता आ रहा है और RTI में पास करते आ रहे हैं। अगर उसने अल्फाबेट नहीं सीखा तो फिर एक व्यक्ति नहीं, हम सब उसके लिए जिम्मेदार है। क्योंकि हम एक ऐसी संस्था का हिस्सा है जो ये जवाबदारी ले रही है कि वो बच्चा जब 1 में आया था तो जैसा था और 12th में आया तो भी उसमें 12 साल में अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो फिर हम लोग घमंड किस बात पर करें। तो ये एक रहता है। और मैं इसलिए बोलता हूँ कि मैंने बहुत जमीनी स्तर से बहुत ही फेलवर लड़कों को, बार बार फेल होने वाले लड़कों को स्कूल में टॉप करते हुए भी देखा है। मैंने जिन्होंने किताबें फाड़ दी थी अपनी क्लास में, उनको मैंने यूनिवर्सिटी टॉप करते हुए देखा है और उनको फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हुए देखा है। और ऐसे बच्चे जो बहुत ही लो अचीवर थे, केवी में ही पढ़ते थे, मैंने देखा है कि वो सही जब गाइडेंस मिला, उनमें से आज कोई स्विट्जरलैंड में, कोई अमेरिका में, कोई कहाँ अपनी बहुत अच्छी जॉब और अपना बिजनेस, और इवन एक लड़की को तो 80 लाख रुपए स्कॉलरशिप फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए पूछते हैं। जो बच्चा हिंदी में सबसे ज़्यादा माइंड मिस्टेक वो बच्चा हिंदी में उसकी कविताएं छप रही है, वो अच्छा हिंदी का ओरेटर है। मतलब प्रत्येक इंसान में उतनी ही संभावनाएं हैं, क्षमताएं विद्यमान हैं जितनी कि नरेंद्र मोदी में हो या आप में हो या मुझ में हो। ये हमें मानकर चलना है कि हर बच्चा अपने आप में परफेक्ट है। अगर कोई उसको मेडिकली किसी ने घोषित नहीं किया हो, कोई ऐसी उसको फिजिकली कोई अंदर की तकलीफ वाली बात ना, तो उतना इम्पोर्टेंट जिस दिन हम बच्चे को मान लेंगे तो वहीं से हमारी रिसर्च और PhD और इनोवेटिव टीचिंग शुरू हो जाएगी। कि आखिर क्या कारण है कि ये बच्चा, हम कारणों तक समस्या की जड़ तक अगर जाएंगे तो हमें रहस्य पता लगेगा। और जब हम कुछ कर पाएंगे उसमें तो हमें और इतने आनंद की अनुभूति होगी कि जिस स्कूल में जाएंगे उस स्कूल को हम अपना घर बना लेंगे, उस स्कूल को हम अपना परिवार बना लेंगे। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र लेने की इच्छा होगी कि यार यहाँ के बच्चों को तो ठीक ठाक कर दिया, बहुत बढ़िया कर दिया है ना, मैंने जितना था उतना कर दिया, अब उसको कोई भी टीचर चला सकता है, मेरा उद्देश्य खत्म। क्योंकि अब तो मुझे और जो जगह जहाँ जहाँ मुझे स्पेशली ट्रांसफ़र लेके जाना चाहिए। मैं आपको बोलता हूँ, मैं नॉर्थ ईस्ट में रहा हूँ, अपने घर से 2100 किलोमीटर एक, और आता था अपने घर तो 3 दिन यात्रा में जाते थे, 3 दिन जाने की यात्रा में, 10 दिन की छुट्टी में केवल 4 दिन घर में रहने को मिलते थे। बावजूद इसके सबसे ज़्यादा यादगार मेरे वो दिन है जब मैं नॉर्थ ईस्ट में लोगरा में था। पहली बार मैं उड़ीसा गया तो उड़ीसा में मैंने अपने सबको अपने फैमिली मेम्बर की तरह समझा। मैं इंदौर में रहा तो वहाँ भी वैसा ही रहा। शिवपुरी में रहा बहुत कम दिन, 6 दिन, लेकिन वो शिवपुरी का मेरा जो 6 महीने है वो सबसे गोल्डन डेज है। और मैं यहाँ आया हूँ तो आपको लगता है कि हमें रहना नहीं चाहता है, मन लगा के काम नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ज़्यादा एक्स्ट्रा काम करने की कोशिश करता हूँ। 1% भी मुझे नहीं लगता है कि मुझे, बल्कि मैं बोलता हूँ कि सब जगह से मुझे ये स्थान सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है रहने में, क्योंकि जब मैं बंगाल के बारे में और बंगाल की धरती के बारे में सोचता हूँ तो मेरे सामने स्वामी विवेकानंद का बोलता हुआ चेहरा दिखाई देता है, रविन्द्रनाथ टैगोर दिखाई देता है, यतीन्द्र नाथ दास दिखाई देता है, खुदीराम बोस दिखाई देता है। मतलब इतने सारे क्रांतिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता, मुझे लगता है कि यहाँ रहकर के उनके बारे में जानना, उनकी जगहों को देखना और ये सोचना कि यार ये भी ऐसे ही सोच लेते कि मैं बंगाली हूँ तो फिर वो अमेरिका में शिकागो में जाकर ये सब नहीं करते, फिर वो मुंबई की धरती को अपनी मातृभूमि नहीं समझते, गुजरात की धरती को
छोड़कर मातृभूमि नहीं सकते। गांधी जी ने ये सोच लिया होता तो वो अफ्रीका के लोगों के लिए काम क्यों करते? फिर वसुधैव कुटुंबकम की बात करना हमारे लिए केवल भाषणबाजी हो गया। और ये तो अपनी धरती, अपना परिवार, अपना गांव हमने छोड़ दिया। अब बताए कि शरीर छोड़ेंगे तो कहाँ हमारा फिक्स होगा? ये आपको पता है कि क्या हम शरीर प्राप्त करने से पहले कौन सी हमारी मातृभूमि थी? तो कहने का मतलब ये है कि अभी मैच्योरिटी बहुत सारी लाना बाकी है। जगत और दुनिया के साथ अपना संबंध क्या है इसके बारे में जब कभी विचार करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता रहेगी। और मुझे तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि हम एजुकेशन के क्षेत्र में है ना, मैं देखो एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ जहाँ पे केवल 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था माता पिता कर पाते हैं। एक बार तो ऐसा आया था कि किसी ने चैलेंज कर दिया मेरे पिताजी को, मुझे आज भी मालूम है कि लोग है ना केवल धन की वजह से कितना नीचा दिखाते हैं, जबकि एक्चुअल में असली धन तो ज्ञान होता है। एक व्यापारी था जो बहुत महंगे दाम में कोई दरी बेच रहा था, तो वो 1000 रुपये भाव लगा रहा था। मेरे पिताजी ने बोला कि 300 रुपये दूंगा इसे। तो उसको बड़ा गुस्सा आया और एक्चुअल में 300 रुपये से ज़्यादा की उसकी दरी और बनी। वो बहुत आज से करीब मैं जब क्लास 7-8 में 1985-86 की बात है, तो कुछ चीज़ें ध्यान रह जाती है। तो उसने मेरे पिताजी को ऐसे बोल दिया कि तुम्हारे पूरे घर में अगर 300 रुपये निकल जाए तो ये दरियों का पूरा गट्ठर भी उनको दे। तो उस समय दरियों की 50-60 रुपये कीमत थी, तो गट्ठर 300 रुपये से ज़्यादा था भी नहीं। लेकिन पिताजी भी थे, मैंने पिताजी को बोला कि भाजी ये 300 रुपये नहीं है क्या अपने घर में? क्यों नहीं है? तो उनकी एक काम करो, दे दो सर, पूरा गट्ठर अपने को मिल जाएगा। तो मेरे पिताजी ने उनके पास जो थे 100 का नोट, 50 का नोट, 30 का, 10 का, ऐसे 300 रुपये में रुपये कम पड़ा। अब स्वाभिमान होता है। मैं उस समय 1 रुपये का सिक्का बड़ा मोटा आता था 8-9 ग्राम का, वो मैंने एक मेरे पिताजी जो सिलाई का काम करते थे, तो सिलाई मशीन का जो आयल की एक इंडियन आयल की वो 1 लीटर की कुप्पी आती थी, तो उसका जो खाली हो जाने के बाद उसका जो ऊपर का वो रहता है ना, ढक्कन लगा के और उसको फेंक कर उसमें छेद करके मैं 1 रुपया डाला करता था, वो आधी से ज़्यादा बढ़ गई। तो मैंने उसको तोड़ दिया, काउंट करने लगे कि 300 रुपये भी निकले घर में। तो मेरे चाचा आए, बोले क्या कर रहे हो? इसने चैलेंज कर दिया आपके घर में 300 रुपये नहीं है। तो देखा बहुत ज़्यादा व्यावहारिक मतलब सर, बोले इसके 300 रुपये की भी इसके घर में जो 5-6 दरिया है, टोटल 300 रुपये की नहीं है। बताओ उसको, तुम भी ये सब करने लगे। पर वो दिन मुझे याद है कि यार कोई भी व्यक्ति पैसा नहीं होने की वजह से, किसी के पास पैसे की ताकत है, किसी के पास शरीर की ताकत है, किसी के पास बारूद और बंदूक की ताकत है, और ये उस ताकत से हर उस इंसान को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं जिसके पास ये सब नहीं है। फिर मैंने पढ़ाई में देखा, इसके बाद मन लगाकर जब पढ़ाई की क्लास 8 में मेरिट में आया, तो मेरे पिताजी के पास मिठाई खिलाने के नाम पे केवल गुड़ था। टीचर्स बड़े खुश हो गए, मैं उनको मिठाई के टॉप किया मैंने। क्लास 8 1 to 10 तक मैं हमेशा टॉपर रहा। फिर 11-12 में मैंने ये स्थिति आ गई कि किराने की दुकान लगा करके, पतंगे बेच करके, और लोगों के घर 75-50 रुपये 30 रुपये महीने में भी पढ़ा करके मैंने अपना परिवार का खर्च निकाला। और ऐसा भी समय आया जब मैंने किसी के वाहन से मकान बन रहा है तो ईंटें उतार करके, और वो जो ईंटें देता है ना कारीगर को, वो देने का काम भी मैंने कॉलेज लाइफ में किया। लेकिन जब पढ़ता रहा और जो बाकी समय मिलता था मुझे 2 घंटा 3 घंटा, उसमें मैंने BA किया, MA किया, डबल MA किया, ट्रिपल MA किया, BEd किया, यूनिवर्सिटी टॉप किया, MPhil में सारी चीज़ें की। और मैंने ये देखा कि उसके बाद ज्ञान के आधार पर एक ही, मैंने कभी भी समय को वेस्ट नहीं किया। मतलब ये कि कॉलेज में पढ़ते थे, एक प्राइवेट स्कूल में 120 रुपये महीने में टीचिंग की, वहाँ से इधर मेरा BA और MA कंप्लीट हुआ, उधर मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी था पार्ट टाइम पढ़ाने का। तो काफ़ी कुछ दुनियादारी सीख ली थी। और जैसे ही पहली बार में चांस आया, फर्स्ट अटेम्प्ट में बीमार होते हुए एग्ज़ाम दी और PGT बन गई।
पीजीटी बन गए और फिर सुना कि 35 साल बाद प्रिंसिपल बन सकते हैं। तो मेरी एज का इंतजार कर रहा था कब 35 साल हो। तो उसमें देखा कि 8 साल पीजीटी का अनुभव भी चाहिए, तो 35 साल की एज भी हो गई, 8 साल का अनुभव भी हो गया, लेकिन प्रिंसिपल की वैकेंसी नहीं निकली। तो जैसे ही 36 साल का हुआ प्रिंसिपल की वैकेंसी निकली और 37 में एज ए प्रिंसिपल पहले ही अटेम्प्ट में ज्वाइन कर लिया। जैसे ही ज्वाइन किया तो मैंने देखा कि पीजीटी बनने के बाद, केवी में आने के बाद आज तक मैंने कभी भी ₹1 किसी से उधार नहीं मांगा। तो इतना वेतन केवी एज ए टीचर देता है कि आपका गुजारा, अगर आपके बहुत ज़्यादा शौक मुझे चीज़ें नहीं है अरबपतियों वाले, तो बहुत अच्छे से हो जाता है। कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर को भी इतनी सैलरी मिलती है, हालांकि नवोदय में बढ़ गई, यहाँ भी बढ़ने वाली है, कि छोटे मोटे स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल को भी नहीं मिलती है। और एक चीज़ मैंने अनुभव की, वो इसलिए बता रहा हूँ आपको कि दुनिया में न आपके पास शारीरिक ताकत का महत्व है, न बंदूक और बारूद की ताकत काम करती है, और न ही आपके पास धन की ताकत उतनी ज़्यादा श्रेष्ठ होती है जितना कि आपने सही तरीके से जो एजुकेशन ली है और एजुकेशन दी है। आप किसी को लाख रुपए दान मत करो, आप उसको अपने पैर पर खड़ा होने और दुनिया की चुनौतियों का सामना करने लायक ऐसी शिक्षा दे दो जो आपके सब्जेक्ट की है, तो जीवन में कुछ कर पाए। तो जो लोगों के यहाँ मैंने मजदूरी की, वो लोग अपने बच्चे की नौकरी की भीख लेकर के, रिक्वेस्ट लेकर के हाथ पैर जोड़ते, पैर पड़ जाते हैं कि मुझे लगा कि इतना बड़ा आदमी हो गया, वो इतनी सैलरी इसकी और ये और वो सारी चीज़ें। तो कई लोग हैं, एक नहीं कई लोग। देखिए, मुझे तो कभी एहसास नहीं हुआ, मैंने तो अपने आप को वही मजदूर, वही साधारण व्यक्ति समझा। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि यार केवी में आने के बाद क्या इतना इम्पोर्टेंट। साधारण दूसरे स्कूल के टीचर्स की बात नहीं करता, लेकिन केवी के टीचर की शहर का एसपी भी इज्जत करता है, डेप्यूटी कलेक्टर भी इज्जत करता है, एसडीएम भी खोजता है, एडमिशन इंचार्ज कौन है, कर्नल भी खोजते हुए आ जाता है, मेजर भी आ जाते हैं। और शहर के सारे दुकानदार, आप जब जाते हैं केवी के टीचर के नाम पे, तो एक अलग उस शहर में, उस जिले में एक अलग बात होती है। केवी की रेपुटेशन ही ऐसी है। तो उस रेपुटेशन को दिन प्रतिदिन, प्रत्येक वर्ष उसको और मजबूत करने में हमारा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये हमें सोचना चाहिए। और एज ए प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को खूब इज्जत मिलती है। केवी का प्रिंसिपल इस शहर में हो, सारा शहर जानता है, सिविल सर्जन जानता है। मुझे मालूम है कि एक बार एक टीचर की बेटी को जो है मैं रात के 12 बजे हॉस्पिटल लेके गया अपनी फैमिली के साथ, और नर्स ठीक से एडमिट नहीं कर रही थी, ड्यूटी डॉक्टर काम नहीं कर रहा था। मैंने इमीडिएट सिविल सर्जन को फोन लगा दिया, क्योंकि सारे अधिकारियों के नंबर अपने पास रहते हैं। और सिविल सर्जन ऐसे नाराज होकर मैंने बोला कि वो स्कूटी पर सिविल सर्जन दौड़ा चला है, और उसने जो है अपने हाथ से बॉटल लगाई, छुड़वाई हुई। मतलब आउट ऑफ द वे कई बार मैंने जिन टीचर्स में नाराज हुआ, वो एक स्कूल कैंपस इसके बाद है, आप लोग इधर आके देख लीजिए, क्योंकि बाहर चौराहे पे मिली। मुझे नहीं लगता इसका स्कूल का कोई भी ऐसा शिक्षक होगा जिनके साथ में मैंने किसी चौराहे पे खड़े होकर चाय नहीं पी हो। किसी सब स्टाफ पे भी घर गया तो उनके नीचे बैठ के भी हमने उनके साथ वैसे ही व्यवहार किया जैसा कि एक साधारण इंसान है। अब एक साधारण इंसान है, किसी तरह का अहंकार तो मन में होना ही नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन बताया कि मास्क लगाना पड़ता है, बिना मास्क लगाए कई बार आप डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाते, ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं तो भी मामला गड़बड़ा जाता है ना। आप क्या है, ये सबको ऑफिशियल वे में तो कभी बताने की जरूरत नहीं है। किसी को जानना है कि हम अनऑफिशियल क्या है, तो वो स्कूल बिल्डिंग के बाहर मिल के बात करें, तो आपको पता लगेगा कि मैं, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे कितने साधारण हैं। उनको कभी एहसास ही नहीं है कि वो किसी प्रिंसिपल के परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि मैंने अपने दोनों बच्चे केवीएस में पढ़े हैं। छोटे से झगड़े पर मैंने दूसरे बच्चे की गलती होते हुए भी अपने बच्चे को सस्पेंड किया, डिसिप्लिनरी एक्शन मैंने अपने बच्चे में लिए। तो वो जानते हैं कि मेरा प्रिंसिपल और मेरा कोई वायदा किसी भी रूप में नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मेरा जो लास्ट में मैं यही बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग ये सब बातें होने के बावजूद भी मैंने भी नहीं सोचा था 1 साल में 2 इंस्पेक्शन हो जाएंगे। अभी तो नवंबर आया ही नहीं है, अगस्त में ही
हाँ, 1 साल भी नहीं हुआ, 10 महीने में प्रिंसिपल के 2 इंस्पेक्शन। और यहाँ इस स्टेडियम मुझे बहुत खुशी का, गर्व का अनुभव हो रहा है कि मेरे साथ सारे के सारे टीचर्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। मैंने आप लोगों को ऑफिशियल वे में, अनऑफिशियल वे में कई बार सख्ती से डांटा और कई बार शायद ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया हो, कठोर शब्दों का, कि जो मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन बावजूद इसके आप लोगों ने कभी भी बदले की भावना से कभी भी अपनी नाराजगी डायरेक्टली प्रकट नहीं की, बल्कि आपने उतने ही दुगने उत्साह से इस तरीके से साथ दिया कि मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि स्कूल को अच्छे से रन करने के लिए मुझे कोई विशेष मेहनत करना पड़ रही है। तो ये आप सब लोगों पर इतना भरोसा था और ये सब चीज़ें थी कि आप लोग बहुत बेहतर तरीके से एक बार बोलने पर काम करते, डांटने पर और ज़्यादा काम करते हैं। जैसे थोड़ा डांटना ऐसे ही काम करता था जैसे एक्सीलेटर दबा दिया हो थोड़ा अच्छे से। तो उसके बाद जो मैंने देखा कि रियली इवन रेगुलर्स की तरह ही कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स भी काम करते हैं। मैं डे बाय डे की हमेशा इस मामले में प्रशंसा करता हूँ, इसकी एब्सेंस में भी प्रशंसा की है। भले ही प्रेजेंस में इनको सुना है, लेकिन डे बाय डे का जो पढ़ाने का तरीका, बच्चों के साथ टीच करने का तरीका, अपनी वो बायो लैब को सजाने का तरीका, रियली सब लोगों का अपना तरीका बहुत बढ़िया है। और आप लोग जहाँ भी जा रहे हैं, आप लोग अपनी ये जो अच्छाई है, पेशेंस और टॉलरेंस, ये लाइफ की सबसे बड़ी ताकत है। आप इसको बनाए रखना और आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ऑफिशियल वे में किसी भी प्रिंसिपल से, एसईबीसी या साथी के साथ आए, जहां ड्राफ्टिंग में मेरी ज़रूरत हो, डायरेक्टली प्रिंसिपल से बात करने की ज़रूरत हो, तो मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ। क्योंकि करीब 5 से 7 हज़ार के भी टीचर मुझसे फेसबुक से और दूसरे माध्यम से जुड़े हैं। मैंने अलग अलग जो सुनाते हैं कि सर मैंने 5 तारीख को डायरी सबमिट नहीं की, मेमो मिल गया, 10 मिनट लेट आई, मेमो मिल गया, स्कूल से बाहर चली गई गेट तो ये हमको तो लिख के दे दिया। और कई तरह की इस तरह की चीज़ें जिन पे मतलब ऐसी तो मेरे यहाँ निरोज होता है, और मैं तो उसमें टीचर नहीं आया, क्लास में नहीं दिखा, बोल देता हूँ, डांट देता हूँ, कुछ भी बोल देता हूँ, लेकिन मैं क्लास में जाके कई क्लास में खुद ही पढ़ा देता हूँ। नहीं आई डायरी में, मेरे को 6 महीने में डायरी देते हैं लोग। तो कई लोग डायरी तो मैंने उस दिन साइन की थी, इंस्पेक्शन होने वाला था, 4 महीने मैं बोलता रहा, हर महीने हर मीटिंग में बोला सब कुछ, लेकिन कभी कुछ ऐसा नहीं किया। कापियाँ चेक नहीं होती, हमें मालूम है किस किस की कितनी कापियाँ अनचेक है, लेकिन हमने कभी किसी को उस बात पे बोला नहीं, मौखिक रूप से बोलते रहते, लिखित में कोई कार्रवाई नहीं की, चाहते हुए भी नहीं की। लेकिन एक बार देखिए कि जो चीज़ें आपने यहाँ सीखी है, अपने रिकॉर्ड बनाना बहुत आसान होता है अगर हम शुरू से पहले ही से अगर, और स्पेशली 2 चीज़ कि हम जो प्रयास कर रहे हैं, आप लोग जो प्रयास करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हो, लेकिन प्रूफ के रूप में कोई प्रमाण नहीं रखते। आप जो भी प्रयास करें, उसका फोटोग्राफ, उसकी डेट, उसकी छोटी सी 4 लाइन की रिपोर्ट अपने एक डायरी में, रजिस्टर में, फाइल में कहीं भी तैयार करके रखें। हो सके तो प्रिंसिपल की या कमेटी हेड के साइन लेकर के रखें। यही वो चीज़ें जो आपको इंसेंटिव अवार्ड चाहिए तो दिला देगी, नहीं चाहिए तो कम से कम जीवन के किसी भी मोड़ पर कोई तकलीफ आई तो ये आपके वो प्रूफ है जो आपको हमेशा सुरक्षित रखेगा। इसलिए इन चीज़ का चाहिए। और हर जब भी कोई पेरेंट आए, एक पेरेंट टीचर मीट का एक बना लो, जिस तारीख में है उस तारीख में साइन करो, बच्चे को दे दो साइन करवा लाना। लेकिन आप अपने कुछ चीज़ें जो होती है, जो टीचर का जो प्राइम ड्यूटी है, उसके तो आप रिकॉर्ड व्यवस्थित बना के रखिए, कोई परेशानी नहीं आएगी। और रियली बार बार मन में ये आता है कि आप लोगों को जैसे साथी मिलना दुर्लभ है। कई लोगों की तो क्वालिटी को हमने जाते जाते भेजा, पहले मालूम ही नहीं था, तो इनको ज़्यादा जितना इनसे काम ले सके हमने लिया। ये भी इतने आप जैसे ये अपना स्कूल खुद चला सकता है। सर जो क्या मैथमेटिक्स बहुत बढ़िया है, सर इतिहास के अच्छे मर्मज्ञ है, सबसे बड़ी बात है कि सहनशील है, पेशेंस है, धैर्य, बड़े होते हुए भी उनमें इतनी मतलब वो अहंकार नहीं है, मैच्योरिटी है जो उनके अंदर होना चाहिए।
तो आप सब लोगों का साथ हमेशा हमें याद रहेगा। लेकिन इसके साथ ही एक बात और मैं कहना चाह रहा हूँ, तो पिंकी मैडम ने बोला क्या होगा, सब जा रहे हैं, पूरा स्कूल खाली हो गया। फिर अपने स्कूल खाली नहीं हुआ है, लास्ट ईयर 21 में जब ट्रांसफर हुए थे ना, तो विजय वीर सिंह जो बहरामपुर में प्रिंसिपल था, फिर उससे बात हुई भाई क्या हाल है, तो बोले क्या करो सर कि मैं 4 टीचर रह गए, पूरा बहरामपुर खाली हो गया है ना। तो मैंने दिया बहरामपुर तो नॉर्मल स्टेशन है, हार्ड स्टेशन नहीं है, पूरे नॉर्मल होते हुए केवल लोकल बचे हैं यहाँ पे। वो पॉलिसी ऐसी थी कि नॉर्मल स्टेशन खाली हो, पूरा तमिलनाडु खाली हो गया। संसद में प्रश्न उठे, ऐसी स्थिति हो गई कि जवाहरलाल नेहरू चले गए, अब देश को चलाए। ठीक है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो शुतुरमुर्ग अप्रोच वाली बात है ना, कि वो ऐसा हम लोग बहुत छोटे हैं, दुनिया बहुत बड़ी है ना। हम एक पिता है, इस सबके पिताओं का पिता परम पिता है, उसे सबकी चिंता है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब कोई चुनौती आए तो सीना तान के उससे सामने खड़े हो जाना और चुनौती भाग जाए। डर हमें तभी तक डराता है जब हम डरते हैं, जब हम नहीं डरते हैं और डर को बोलते हैं कि तो वो डर भाग जाता है, दूसरे को डरा के चला जाता है। उसके पास भी टाइम नहीं है आपके साथ फालतू मारा हुआ, ठीक है। एक शुतुरमुर्ग गांव में उसको टिटोड़ी करके बोलते, बड़ा दुबला पतला आगे पूरी ताकत में पेड़ रखे तो चलता हो जाए, वो अपनी टांग ऊंची करके सोता है और ये भाव से सोता है कि इस आसमान को मैंने ही थाम रखा, अगर मेरी टांग थोड़ी इधर उधर हो गई तो दुनिया हिल जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं जो हमारे आप क्या समझते हैं, हमारे साथ पूजा गुप्ता है, शोभा चक्रवर्ती है, नीलम पांडे है, महमूदा हसीना मैडम है, हमारे साथ नीतेश और वो है अशोका सिंह है, और शिवम है, और उनके पीछे देवायन डे है, ये जो इकोनॉमिक्स के आए हैं।